अभी हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे जेएसओ जेई के इस कोर्स की एटमॉस्फेयर के बारे में। तो जो चार टॉपिक, 4 यूनिट है अपने, 5 यूनिट है सिलेबस में एनवायरनमेंट की। एक हो गई बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट, एक एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होगी, एक वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन होगी, एक वेस्ट मैनेजमेंट की होगी और एक ईआईए और एनवायरनमेंट लॉ। तो उसमें हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैन एनवायरमेंटल फंडामेंटल, उसकी पॉलिसीज और पोल्यूशन इंडेक्सेस उसके बारे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट बना है एनवायरन वर्ड से। एनवायरन है फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, ये जेएसओ जेई में ये इस टाइप की क्वेश्चन एकदम जो फैक्ट बेस होते हैं ना, अभी आप कितना ही पढ़ लो ये चीज नहीं आएगी, और इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा। तो जैसा एग्जाम आ गया कि एनवायरमेंट शब्द में एनवायरन किस भाषा का शब्द है, ग्रीक दे दिया, लैटिन दे दिया, फ्रेंच दे दिया, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है। एनवायरन मीन्स एन सर्कल या सराउंड। एन सर्कल यानी चारों ओर, एन सर्कल यानी किसी चीज के चारों ओर सर्किल बनना, एन सर्किल। या सराउंड यानी सराउंडिंग यानी चारों ओर, हमारी चारों तरफ। तो हमारे चारों तरफ की जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट, सिंपल। बाकी एनवायरमेंट वर्ड अपने इंडिया में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में आया था। उसमें एनवायरमेंट की क्या डेफिनेशन है, तो एनवायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड यानी वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एयर यानी एटमॉस्फेयर, लैंड यानी लिथोस्फेयर, जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल, इन तीनों के बारे में। और एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इन तीनों के आपस में क्रिया प्रतिक्रिया, इनकी क्या आपस में रिलेशनशिप है, और इनके बीच में जैसे कि एयर और वाटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एयर और लैंड के बीच में क्या है, जमीन और पानी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और इन सब की ह्यूमन बीइंग यानी मानव के साथ क्या संबंध है, बाकी जो लिविंग क्रिएचर, बाकी जीव जंतु उनके साथ क्या संबंध है, प्लांट के साथ क्या संबंध है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उनके साथ क्या संबंध है, इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंट अगर हम दुनिया लेवल पे बात करें तो रेचल कार्सन ने एक बुक लिखी थी, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग, ये जैसे मैंने टेस एकेडमी के वीडियो में यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, व्हाट इज एनवायरनमेंट, उसमें डिटेल में बात करी, वहां जाके आप देख सकते हो, 35 मिनट का वीडियो होगा। एनवायरनमेंट में मेन दो चीज है, बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर यानी जो चीज जिंदा है, बायोटिक फैक्टर यानी जैविक घटक, जैविक, और एबायोटिक यानी अजैविक यानी जिनमें जीव नहीं है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, फंगस, प्लांट यानी पेड़ पौधे, एनिमल यानी जो जानवर है, आर्काइया, प्रोटिस्ट्स, ये सारे बायोटिक फैक्टर है। एबायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं, अजैविक घटक, जो इन बायोटिक फैक्टर को प्रभावित करते हैं। जैसे एयर, हवा, अगर हवा है या हवा नहीं है तो उसकी वजह से जो एनिमल है वो प्रभावित होगा। जो एक जानवर है अगर हवा नहीं होगी तो मर जाएगा, यानी उसके लिए हवा एक एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जो इसके एग्जिस्टेंस को प्रभावित कर रहा है। सैलिनिटी यानी कि सारता, क्षारता, सैलिनिटी यानी पानी के अंदर साल्ट कितना है। जैसे समुद्र का पानी होता है उसको बोलते हैं सलाइन वाटर।
ठीक है। और जो जो हम जल पीते हैं, जो पीने लायक है, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर है जिसमें साल्ट बहुत कम है। सलाइन वाटर वो जिसमें साल्ट ज़्यादा है। समुद्र के पानी में ऑन एन एवरेज 35 ग्राम साल्ट रहता है। 1 लीटर समुद्र का पानी, उसमें 35 ग्राम साल्ट है। और जो फ्रेश वाटर हम पीते हैं उसमें 1 ग्राम से भी कम रहता है। सॉइल यानी जमीन, तो जमीन भी एबायोटिक फैक्टर है। वाटर, पानी भी एबायोटिक फैक्टर पर प्रभावित कर रहा है। लाइट, अभी जैसे लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी। पिछले एग्जाम में एक में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट अबायोटिक फैक्टर, उसमें ये बाकी सारी चीज थी और वाटर दिया हुआ था, तो उसका वाटर आंसर हो गया। तो 4 स्पेयर है। लिथोस्फेयर यानी भूमंडल यानी धरती, एटमॉस्फेयर वायुमंडल हवा एयर हो गई, और हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल। और ये सब मिलके बनता है बायोस्फेयर यानी जीव मंडल, जहाँ जीव रहते हैं। जैसे ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये वायुमंडल है, ये जलमंडल हो गया, और ये हो गया लिथोस्फेयर भूमंडल जमीन। तो जहाँ पे तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ तीनों मिल रहे हैं, वो है अपना बायोस्फेयर यानी जैव मंडल, जहाँ पे जीव रह सकते हैं। कोई भी सामान्यतः किसी भी जीव के लिए हवा, पानी और जमीन, जमीन या उससे रिलेटेड, जैसे कि समुद्र में मछली रह रही है तो उसको भी साल्ट चाहिए। जो समुद्र में डीप पानी में रह रही मछली, तो वो भी पानी के अंदर जो घुलित हवा है, घुलित ऑक्सीजन डीओ है, वो कंज्यूम करती है, तो वो हवा आ गई। वैसे ही अगर एक बीज है, जमीन के अंदर ये उगा है, तो जमीन के अंदर भी पानी रहता है, सॉइल वाटर बोलते हैं, और सॉइल एयर। यानी कि यहाँ पे जो भूमंडल है उसका बड़ा योगदान है, पर यहाँ पे पानी और हवा दोनों है। तो ये जैसे धरती की सरफेस है, और टॉप में माउंट एवरेस्ट है 8,848 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर। और ये है धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसी तरह धरती का सबसे नीचा पॉइंट है, वो है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, 11066 मीटर। ये है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में। और माउंट एवरेस्ट अपना नेपाल में है, हिमालय में। हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालयन माउंटेन रेंज में माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट जो टॉप है, उस लेवल पे जो एटमॉस्फेयर है, वहां तक जीव जंतु मान सकते हैं हम, वहां तक बायोस्फीयर है। और सबसे नीचे 11 किलोमीटर तक आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, कुछ सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे। तो ये यहाँ तक अपना जीव मंडल है। अब पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी जैसे कि पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके अपनी सरफेस, ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। और एक मिनट, पृथ्वी की रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या है लगभग 6,400 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी का एक चक्कर निकालेंगे तो पृथ्वी की परिधि, जो सरकमफेरेंस है, जैसे अपन इंडिया, यहाँ से स्टार्ट हुए, इंडिया से इस साइड पूरा घूमे, पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के वापस इंडिया आएंगे ना, ऐसे भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से, तो 40,000 किलोमीटर का चक्कर लगेगा। कितना? 40,000 किलोमीटर। इतनी बड़ी पृथ्वी में सिर्फ ये ऊपर 9 किलोमीटर और नीचे 11, यानी टोटल 20 किलोमीटर की रेंज ही है जहाँ पे जीव रह सकते हैं। टोटल पृथ्वी यहाँ से लेके यहाँ तक 6,400 यानी 12,000 किलोमीटर लंबी है। उसमें सिर्फ 20 किलोमीटर एरिया में ही जीव है, सिर्फ जीवन है। बाकी का 11,980 किलोमीटर में कुछ नहीं है, कोई भी जीव जंतु नहीं है। मतलब इंसान तो छोड़ो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक नहीं है। अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या है? एनवेलप, एनवेलप होता है लिफाफा।
यानी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक लिफाफा है। धरती के चारों ओर, ये धरती है, इसके चारों ओर ये जो हवा है इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेम्परेचर है धरती का, धरती की सतह का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, इसको मेंटेन करता है। वेदर, वेदर यानी मौसम, सारा मौसम का जो खेल है वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही है। हवा है तभी कभी बारिश है, कभी सर्दी है, ठंडी हवा है तो सर्दी हो गई, गर्म हवा है तो लू हो गई, बारिश भीगी हुई हवा है तो बारिश हो गई। तो वेदर पूरा एटमॉस्फेयर पे है, वायुमंडल में ही सारा मौसम का खेल होता है। और जो हार्मफुल रेडिएशन, यूवी रेडिएशन आते हैं सूरज से, उसको ओजोन लेयर बचाता है हमें। ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, तो वो भी एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% है ऑक्सीजन गैस, और बाकी का 1% है अदर गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर यानी जल वाष्प, और बाकी की गैसेज है। ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन का हो गया 78.08%, ऑक्सीजन 20.94, आर्गन हो गया 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 420 ppm, 420 ppm। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अभी बढ़ रही है। ये जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन है, उसका मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आज के समय में जो इंडस्ट्रीज है, जो गाड़ियां चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, तो कोई भी प्रक्रिया जहाँ पे आग लगती है, जहाँ पे कंबशन होता है, वहां पे CO2 निकलती है। ठीक है, तो इतनी इंडस्ट्रीज है तो CO2 हर साल लगभग 3 ppm बढ़ता है। अभी जैसे 2024 में 420 ppm है, 2023 में 417 ppm थी। अभी इस साल के एंड तक, जब 2025 पूरा हुआ, ये 424, 23-24 हो जाएगी। तो CO2 गैस, CO2 क्या करता है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित ग्रह प्रभाव। CO2 क्या कर रहा है कि ये धरती है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सूरज से जो किरण आई है, सूरज से जो धूप आई है, धरती पे टकराई और कुछ वापस निकल गई। जैसे कि 100 किरणें आई सूरज से, उसमें से कुछ धरती पे टकराई और 70 किरणें वापस निकल गई। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हवा थोड़ी गर्म रहती है, और जो धरती में जैसे समुद्र का पानी गर्म हो गया, बाकी सारी प्रोसेस में कुछ एनर्जी हम ले लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि CO2 है, वो जब वापस जा रही है ना सूरज की किरण, तो उसको रोक लेता है, पकड़ लेता है। CO2 की वजह से अब 70 की जगह मान लो कि 60 किरणें ही वापस जा रही है। तो अब हमारा जो धरती का तापमान है वो बढ़ जाता है। जो तापमान है, औसत तापमान है धरती का 15 डिग्री। तो ये औसत तापमान धरती का 15 डिग्री, ये ग्रीन हाउस गैस, जो हरित हरित गैस हैं, हरित GHG गैस बोलते हैं इनको, ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें मेन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी की वजह से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हो, धरती पे CO2 ना हो, तो धरती का टेम्परेचर हो जाएगा -18 डिग्री। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से 32 डिग्री का हमें ये फायदा देती है। 18 ये हो गए, और -18, 15 पॉजिटिव ये हो गए, टोटल 32 डिग्री ये तापमान बढ़ा देती है, 32 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देती है। उसी वजह से 15 डिग्री पे हम जिंदा रह पाते हैं। पर 15 से अगर ये 16-17 हो गया, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। अगर ये किसी पॉइंट पे 17 डिग्री हो गया, तो आज के समय में जो स्पीसीज है उसमें से 80%, 90% स्पीसीज नष्ट हो जाएगी। अभी आप सुन रहे हो, देख रहे हो कि कई स्पीसीज एंडेंजर्ड है, दुर्लभ है, कई संकटग्रस्त है, कई नियर एंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटेंड है। तो वो उन सब का मेन कारण है जलवायु परिवर्तन।
तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हर साल बढ़ रही है, अभी फिलहाल है 420 ppm। ये ppm का ही देख लो, ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन यानी 10 लाख। ये हो गए 10,000 और 10 लाख, यानी 10 लाख पार्ट में से 420 पार्ट किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो इसी तरह बाकी गैस जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ppm में कन्वर्ट कर सकते हो आप। नाइट्रोजन जैसे 78% है, यानी कि 100 में से 78 है। तो ये पिछली 2021 में जेएसएम क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ppm में कितनी होगी। तो 100 में से 100 में 98 है, ये 1000 कर दिया तो 780 हो गया। इसी तरह ये 10,000 कर दिया तो ये 7,800 हो गया। 1 लाख कर दिया तो कितना हो गया। इसी तरह 10 लाख मिलियन ppm करेंगे, मिलियन करेंगे तो ये हो जाएगा 7,80,000। तो इसी तरह नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन को ppm कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा लगभग 2,10,000। और तीसरा बड़ा मेन गैस है आर्गन। ये इसकी सीक्वेंस आप याद कर सकते हो, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है कि इनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बढ़ते हुए क्रम में। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, तीन तो ये हो गई। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है नियॉन, हीलियम, मिथेन, और इसके अलावा और भी कोई गैस है तो एक इन डेप्थ आप गूगल से डाउनलोड करके एक सीक्वेंस बना के याद कर सकते हो। अब एटमॉस्फेयर को 4 टुकड़ों में बांटा गया है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं शोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर वो है पृथ्वी की सरफेस, यानी पृथ्वी की सरफेस एरिया हो गया 0 किलोमीटर। इधर इस साइड है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट, पृथ्वी की सरफेस से कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं। तो लगभग 0 से लेके 0 यानी पृथ्वी की सरफेस से लेके 12 किलोमीटर तक अपना है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। 12 से लेके 50 किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो वो समताप मंडल लिख सकते हो। उसके बाद 50 से लेके 80 किलोमीटर तक है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है। और उसके बाद है थर्मोस्फेयर, 80 से लेके लगभग 200-300 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर बोलते हैं हम। 80 से लेके 200 या 300, इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं है, उसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। और 300 किलोमीटर से लेके ऊपर, ये 300 या 500, इसकी अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू दे रखी है, से लेके 10,000 किलोमीटर तक को बोलते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये हो गया एक्सोस्फेयर। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एम एम बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये है टेम्परेचर की लाइन। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में आप देख रहे हो, ये लाइन है 0 और 20 के बीच में। तो ये देखो 0 में 4 पार्ट में डिवाइड किया, यानी ये हो गया 5, ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया 10, ये हो गया अपना तीसरा 15, यानी कि पृथ्वी की सतह पे तापमान अपन मानते हैं 15 डिग्री, तो ये हो गया 15 डिग्री। और ये ऊपर गए, जैसे कि इधर ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 5 भागों में विभाजित किया, यानी ये लाइन होगी 2 किलोमीटर की, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। तो 10 किलोमीटर पर अपन जब पहुंचे तो ये तापमान कितना हो गया है, लगभग -40 -50 के आसपास हो गया है। 12 किलोमीटर तक ये तापमान घट रहा है कंटिन्यू, ठीक है। यानी कि ट्रोपोस्फेयर में 0 से लेके 12 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम तक, जैसे कि 10 से लेके 12 से लेके 15-17 किलोमीटर तक तापमान में कोई चेंज नहीं होता है, तापमान वही रहता है। उसके बाद तापमान वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान बढ़ता है।
ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो जगह है जहाँ पे तापमान रुक जाता है, पॉज हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में कंटिन्यू तापमान बढ़ेगा और उसके बाद फिर आ जाएगा मीजोस्फेयर। तो यहाँ पे तापमान थोड़ी देर के लिए फिर रुक गया, इसको बोलेंगे स्ट्रेटोपोज। ये ट्रोपोस्फेयर के बाद आया तो उसको बोला ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आया तो उसको बोला स्ट्रेटोपोज। उसके बाद मीजोस्फेयर में तापमान फिर से कम होने लगेगा। और ये कितना कम हो जाएगा, ये देखो -80 से -100 के बीच में, लगभग -90 या -95 डिग्री तापमान हो जाता है। ठीक है। किस लेवल पे, 80 किलोमीटर पे, यानी मीजोस्फीयर जहाँ खत्म होता है ना, वहां पे -95 डिग्री तापमान, -95 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। और ये इतना कम टेम्परेचर धरती पे कहीं नहीं होता है। जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव में जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहां भी इतना कम टेम्परेचर नहीं होता, वहां भी -50 -60 तक जाता है मैक्सिमम। तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा इलाका है वो पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊपर है, वो है मीजोस्फीयर में, मीजोपोज। ठीक है। उसके बाद फिर थर्मोस्फीयर आ जाता है। थर्मोस्फीयर से पहले टेम्परेचर थोड़ी देर ये सीधा सीधा बढ़ता है, इसको बोल दिया मीजोपोज। मीजोस्फीयर के बाद रुके हम थोड़ा टेम्परेचर में, तो क्या हो गया, मीजोपोज। उसके बाद तापमान कंटिन्यू बढ़ेगा, लगभग 200-300 डिग्री हो जाएगा। अब आगे कंटिन्यू सूरज के हम पास जा रहे हैं, यहाँ पे आगे सूरज है। सूरज कितना दूर है धरती से, लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और सूरज की सरफेस पे टेम्परेचर है लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस। अब हम जैसे पास जाएंगे, 10,000 किलोमीटर पे जाएंगे, तो वहाँ टेम्परेचर मान लो 200 डिग्री सेल्सियस होगा। 10 लाख किलोमीटर पे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ 3,000 हो जाए। फिर आगे 1 करोड़ पे गए तो वहाँ पे मान लो 4,000 हो जाए। आगे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। ये आप देख लो कि किस लेयर में क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, ये है 0 से लेके, यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री सरफेस पे है, ऊपर कितना हो गया, -56 तक हो गया है। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर वापस बढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर में, -56 से बढ़ते 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 लगभग 0 तक आ गया, -2.5, यानी माइनस में बढ़ना यानी कम होना। -56 है, -56 में 10 ऐड करेंगे तब क्या होगा, -46। माइनस में संख्याएं उल्टी चलती है, तो -56 से -2 आ गया स्ट्रेटोस्फेयर में। अब मीजोस्फेयर में देखो वापस कम होने लग गया, -2 से -86, यानी लगभग -90 -95 तक हो जाता है। फिर थर्मोस्फेयर में ये देखो -90 से 1200 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक्सोस्फेयर में 1200 सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। तो हॉट एयर बलून, जो ये इस टाइप के गुब्बारे उड़ते हैं ना, टूरिस्ट स्पॉट में जाते हैं, वहाँ पे ऐसे उड़ते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये सारे ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। हवाई जहाज, जो पैसेंजर प्लेन है, अपन एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, तो वो भी लगभग 5 6 7 किलोमीटर की हाइट पे उड़ती है। ठीक है। रेडियो सोंडे होता है जो एयर का टेम्परेचर, एयर हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, जो मौसम विज्ञान के जो पैरामीटर होते हैं वो मापते हैं। तो उसके लिए जो बैलून उड़ाते हैं उसको बोलते हैं रेडियो सोंडे, उसमें अलग अलग मीटर लगे होते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। मेटियोर्स होते हैं जो दूसरे ग्रह से पृथ्वी पे, कई बार दूसरे ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े आते रहते हैं, उल्का पिंड हिंदी में बोले, उल्का पिंड। तो वो पृथ्वी के लिए बड़े खतरनाक होते हैं, अगर यहाँ पे टकरा जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो जब मीजोस्फेयर में आते हैं तो वो जलने लग जाते हैं, और वो मीजोस्फेयर में जल के खत्म हो जाते हैं। और मेटेरोलॉजिकल रॉकेट को छोड़ते हैं, जो मौसम विभाग अपने रॉकेट लॉन्च करता है मौसम के जो पैरामीटर है उनको जांचने के लिए, तो वो मेजोस्फेयर में रहते हैं। थर्मोस्फेयर में ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है। ऑरोरा ऐसे रात के टाइम में ऐसे ग्रीन ब्लू कलर की लाइट दिखती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास की कंट्रीज है। जैसे कि ये आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
इन कंट्रीज में रात के टाइम पे लाइट दिखती है, उसको बोलते हैं ऑरोरा। तो वो लाइट थर्मोस्फेयर में बनती है। ठीक है, एक्सोस्फेयर में जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम, जो स्पेसशिप होते हैं, वो सारे एक्सोस्फेयर में रहते हैं। अभी ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर एवरेज पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, 12 किलोमीटर होता है। ये पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ 12 किलोमीटर तक की लेयर क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और ये इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे इसकी मोटाई ज्यादा रहती है, 18 किलोमीटर रहता है। जैसे कि ये अर्थ है, ये हो गया इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो भूमध्य रेखा पे इसकी मोटाई 18 किलोमीटर है, और जो पोल है, जो ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वहां पे 8 किलोमीटर, यानी वहां पे कम मोटा है। तो ये पृथ्वी है, तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ 18 किलोमीटर तक मोटाई होगी इसकी, और ऐसे 8 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी इसी दिशा में घूमती है। ऐसे कंटिन्यू घूमेगी तो यहाँ पे थोड़ा बल्ज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर, ये ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर धरती पे है ही इसीलिए कि धरती पे गुरुत्वाकर्षण में बल है। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, धरती चीजों को अपनी ओर खींचती है। तो ये जो वायुमंडल है, इसको भी धरती ने पकड़ रखा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। अभी चंद्रमा पे धरती का 1/6, 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण है, तो वहां पे एटमॉस्फेयर है नहीं। बाकी जो छोटे ग्रह, जो मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, तो उनमें उनका भार आवास पृथ्वी से कम है, तो वहां पे भी कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कंटेन एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए जरूरी चीज होती है वो सब ट्रोपोस्फेयर में है। ठीक है, अभी थर्मोस्फेयर के बाहर अगर हम जाएंगे तो वहां पे 21% ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन हमें हवा सांस लेने के लिए चाहिए, तो वो यही मिलेगी। बारिश हमें चाहिए तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो हवा है, उसी के अंदर मॉइस्चर है, उसी के अंदर नमी है, वहीं बादल बनते हैं, वहीं बारिश होती है। तो जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी एलिमेंट है वो सारे ट्रोपोस्फेयर में ही है। पूरा होल्ड नियरली ऑल वाटर वेपर, जो पूरी जल वाष्प है धरती पे, वो हवा में, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है। ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर में जल वाष्प नहीं है, वहां जो हवा है उसके अंदर वाटर वेपर नहीं है। टेम्परेचर डिक्रीज विद लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। लैप्स यानी घटना, घटना या कम होना, रेट यानी दर, कि घटने की दर क्या है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। ठीक है, तो धरती की सतह पे टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है एवरेज, 12 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितना तापमान कम हो जाएगा, तो 12 इंटू 6.5, 12 छके 72, और 78। तो 15 में से 78 माइनस करोगे तो क्या आंसर आ गया, लगभग -60। तो ट्रोपोस्फेयर का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, वहां पर तापमान क्या रहता है, -60। अब आप ये बताओ कि 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री तापमान कम हो रहा है। ठीक है, 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने में कितनी डिस्टेंस होगी। या सपोज ये करो कि धरती की सतह पे टेम्परेचर है 15 डिग्री, तो किस हाइट पे टेम्परेचर 14 डिग्री होगा। ठीक है, ये ट्राई करो, नहीं तो कल डिस्कस करते हैं। डेंसेस्ट लेयर, ये सबसे डेंसेस्ट यानी सबसे ज्यादा घनत्व वाली, सबसे भारी लेयर है। ठीक है, और वेदर और एविएशन, वेदर यानी मौसम भी सारा इसी के अंदर होता है। जो तूफान, सुनामी, बारिश जो हो रही है वो सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती है। एविएशन यानी कि जो हवाई जहाजें उड़ती है वो भी
ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ती है। अगला आ गया स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, अब देखो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है ट्रोपोपॉज। भाई टेम्परेचर पहले कम हुआ फिर वापस बढ़ता है, तो यहाँ पे ट्रोपोपॉज, जैसे पीछे मैंने पढ़ाया है, तो वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की बाउंड्री होती है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज। और स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलोमीटर से शुरू हो जाता है, तो लगभग यूं समझो कि 12 से 15 तक ट्रोपोपॉज है, उसके बाद 15 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर रहती है, लगभग 20 से 35 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है वहां पे ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर किससे बचाती है, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट, परा बैंगनी विकिरण से बचाती है। ठीक है, इसमें क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी हाइट, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसमें लैप्स रेट है +1.5 लगभग। जैसे कि 12 किलोमीटर पे टेम्परेचर क्या था, पीछे हमने देखा -60 था। 50 किलोमीटर यानी कि ये लेयर हो गई अपनी लगभग 38 किलोमीटर की, और हर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पे 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टोटल 38 किलोमीटर ऊपर गए तब तक 57 डिग्री टेम्परेचर, 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। तो -60 + 57 कितना हो गया, -3। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ खत्म होगा वहां पे तापमान क्या रहेगा, -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी मेन वजह है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि इसमें स्ट्रेटा है। स्ट्रेटा यानी लेयर है, ये बहुत स्टेबल है। इसकी मेन वजह है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, यूवी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है। तो उसी वजह से इसमें नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर ओजोन लेयर, ओजोन ज्यादा है। अभी जैसे 20 से 35 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर पे ओजोन है नहीं, टेम्परेचर कम है। ऊपर जैसे जैसे गए तो ओजोन है, ओजोन ने यूवी रेज को एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ गया। ठीक है, तो अभी नीचे ठंडी हवा है, ऊपर गर्म हवा है। ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। तो ये अपनी ठंडी नीचे ही रह रही है, गर्म हवा ऊपर रह रही है। तो यहाँ पे एकदम स्टेबल एटमॉस्फेयर है, यानी कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। बाकी ट्रोपोस्फेयर में क्या है, हवा चलती है। हवा क्यों चलती है भाई, प्रेशर का डिफरेंस। अगर एक जगह प्रेशर ज्यादा होगा, एक जगह कम होगा, एक जगह ठंडी हवा है, एक जगह गर्म हवा है, तो ठंडी हवा गर्म की ओर जाएगी। भाई ऊपर ठंडी हवा है, नीचे गर्म हवा है, तो ठंडी हवा भारी है तो ये नीचे आने की कोशिश करेगी, गर्म हवा हल्की है ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो ट्रोपोस्फेयर में ये सब चलता रहता है। तो ट्रोपोस्फेयर अनस्टेबल है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टेबल है। उसकी मेन वजह है ओजोन लेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आइसोथर्मल, आइसो यानी कांस्टेंट, आइसोथर्मल को हिंदी में बोलेंगे समतापी। ठीक है, स्ट्रेटोपोज यानी जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होगा वहां पे लगभग -2.5 डिग्री, ये -3 डिग्री अपन निकाला था ना, -3 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, और ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, ओजोन के फॉर्मेशन के कारण। अब मेसोस्फेयर की बात करते हैं। 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर धरती के ऊपर क्या है, मेसोस्फेयर। ठीक है, मेसोस्फेयर में क्या है, एल्टीट्यूड के साथ ठंडा होगा, कोल्ड होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये एल्टीट्यूड हो गया मेसोस्फेयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द टॉप ऑफ दिस लेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस फाउंड विद इन द अर्थ सिस्टम। पूरी धरती के अंदर जो सबसे ठंडी जगह है वो है मेसोस्फेयर में। वहां पे टेम्परेचर -85 डिग्री तक रहता है। यहाँ पे वाटर वेपर नहीं है। वाटर वेपर हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर सिर्फ जल वाष्प है, वो ट्रोपोस्फेयर में ही मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम है जो कि नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड का फॉर्मेशन करती है। तो ये एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन आता है कि नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो वो बनते हैं मेसोस्फेयर। बाकी सारे
जो क्लाउड, जो बादल है, बादलों की कई टाइप है, आगे हम किसी क्लास में पढ़ेंगे, सीरस, क्यूमुलस, स्टेटस, निम्बस। तो वो सारे बादल बनते हैं ट्रोपोस्फेयर में। जो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड है वो बनते हैं मेसोस्फेयर में। मोस्ट मीटियोर्स बर्न, जो उल्का पिंड है, जो बाहर सौर मंडल से कोई भी चीज आ रही है तो वो मेसोस्फेयर में आके जल जाती है, बर्न अप हो जाती है। ठीक है। द ट्रांजिशन बाउंड्री विच सेपरेट द मेसोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोस्फेयर और जो मेसोस्फेयर को जो बाउंड्री डिवाइड कर रही है वो है स्ट्रेटोपोज। और मेसोस्फेयर के ऊपर जो बाउंड्री है जो इसको डिवाइड कर रही है थर्मोस्फेयर से, उसको बोलेंगे मीजोपोज। और मीजोपोज में ही ये -85 डिग्री टेम्परेचर है। अब नेक्स्ट आ गया थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर 300 डिग्री से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है कई जगह। जैसे कि ये धरती के ऊपर 100 किलोमीटर से लेके लगभग 700 किलोमीटर तक हम थर्मोस्फेयर मानते हैं। तो 700 किलोमीटर की हाइट पे टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है सोलर एक्टिविटी पे। सोलर फ्लेयर एक चीज रहती है कि सूर्य की लपटें किस तरह से काम कर रही है। अभी हर 11 साल में ये सोलर फ्लेयर कई बार इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हो जाएगा थर्मोस्फेयर का। नहीं तो 300 से 2000 के बीच में रहता है। मिनिमम 300 है, मैक्सिमम 2000 है एट द एलिवेशन ऑफ 700 किलोमीटर। द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस लेयर में टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेंस सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन ज़्यादा आ रहा है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा मजबूत सूरज की किरणें हैं। भाई सूरज की किरण यहाँ से शुरू हुई, मजबूत है, धीरे 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 टकराते टकराते कमजोर हो जाती है। भाई गैस का चूल्हा जल रहा है, उसके बिल्कुल पास रहेंगे तो अपना हाथ जलेगा, जैसे जैसे दूर रह जाएंगे हाथ को तो हाथ जलना बंद हो जाएगा। यानी कि जो गैस के चूल्हे की इंटेंसिटी है उसकी हीट की, वो डिस्टेंस के साथ कम हो रही है। तो थर्मोस्फेयर सूरज के पास है तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ठीक है। Above 100 kilometer from the Earth's surface, the chemical composition of become strongly dependent on altitude and atmosphere become enriched with lighter gases. 100 किलोमीटर के ऊपर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो अपना 78 नाइट्रोजन 21 ऑक्सीजन है वो फॉलो करना बंद कर देता है। ठीक है। वहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम O2 देखते हैं वो नहीं रहती, वहाँ पे सिर्फ O रहती है। क्योंकि हीट होती है तो वो O2 को 2O में कन्वर्ट कर देती है। हीलियम, हाइड्रोजन, ये कैसे रहती है? सूरज में, सूरज का कंपोजिशन क्या है एक बार चेक करना। सन में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों से ही बना है। एग्जाम में ये आ सकता है, गूगल करना आप। ऑल्सो एट द 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड अर्थ्स एटमोस्फेयर बिकम्स टू थिन टू सपोर्ट द एयरक्राफ्ट। यानी 100 किलोमीटर पे जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वहां पे एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं उड़ सकता है। ठीक है। तो इस डीमार्केशन में, यानी 100 किलोमीटर की लाइन है, 100 किलोमीटर से नीचे एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, ऊपर नहीं उड़ सकता है। तो ये एक लाइन बन गई, इस लाइन को बोलते हैं कारमान लाइन। ठीक है। ठीक है। अबोव 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर पे जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो रहती है, और उसके अलावा ऊपर बिल्कुल कोई भी जो है एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो मौजूद नहीं रहती है। ठीक है। फिर एक आता है आयनोस्फेयर, यानी आयन मंडल। ठीक है। तो जो थर्मोस्फेयर है उसी के अंदर आयनोस्फेयर है, वहां पे बहुत सारे आयन है। और इस लेयर में क्या है, दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। थर्मोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। एंड वेरी लो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड एयर, लो डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल मिलते हैं, क्योंकि नीचे देखो O2 मिल रहा है। O2 यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32।
ऊपर O मिल रहा है, उसका कितना हो गया 16। इसी तरह हाइड्रोजन हीलियम तो 1 और 4 वाले ही है। तो जो कम डेंसिटी वाले, कम मॉलिक्यूलर वेट वाले गैसेज है वो यहाँ पे मिलती है। ये यहाँ पे ना क्लाउड है ना वाटर वेपर है। वाटर वेपर और क्लाउड सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। मेसोस्फेयर में कौन सा क्लाउड रहता है? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ऑरोरा का फॉर्मेशन यहाँ होता है, ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो नॉर्थ पोल में होता है उसको बोलते हैं बोरियलिस, जो साउथ पोल में ऑरोरा होता है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये ऑरोरा है, ठीक है। तो ऑरोरा जैसे नॉर्थ पोल के पास है उसको बोरियलिस बोलेंगे, साउथ पोल के पास उसको ऑस्ट्रेलिस। अब ऑस्ट्रेलिया से याद रखो, ऑस्ट्रेलिया किस साइड है? साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये धरती है, ये इक्वेटर हो गई, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है ये। कर्क रेखा भारत के बीच में से जाती है। इस तरह साउथ में है मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, ये जाती है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इंडिया है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? साउथ साइड में। तो जो साउथ साइड में ऑरोरा है उसका क्या नाम है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। और दूसरा जो बच गया वो किधर है? नॉर्थ में, बोरियलिस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो कहाँ पे है? थर्मोस्फेयर में। एग्जाम क्वेश्चन आ गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस स्पेयर में? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो क्या आंसर हो गया? थर्मोस्फेयर। अब है आयोनोस्फेयर। ये कोई अलग लेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर में 4 लेयर ही है जो हमने पढ़ ली है। आयोनोस्फेयर जहाँ पे चार्ज आयन ज्यादा रहते हैं। तो मेसोस्फेयर के ऊपर का पोर्शन ये देखो आयोनोस्फेयर है। मेसोस्फेयर 85 किलोमीटर है, तो आयोनोस्फेयर यूं समझो कि लगभग 70 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ थर्मोस्फेयर पूरा, और एक्सोस्फेयर ये देखो 700 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर हो गया, ऊपर 800 किलोमीटर, या लगभग समझ लो 70 से लेके 800 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसको बोलते हैं आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर में क्या है? पहली बात तो ये मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मेसोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो आयोनोस्फेयर अपना कितना है? इन तीनों में थर्मोस्फेयर तो पूरा हो गया, एक्सोस्फेयर का थोड़ा सा पोर्शन नीचे वाला और मेसोस्फेयर का ऊपर वाला पोर्शन भी आयोनोस्फेयर का पार्ट है। It is a very active part of atmosphere and grow and sink depend on the energy. आयन है इसमें, तो एनर्जी दिन में जैसे सूरज की किरणें मिलेगी तो आयन बड़े होंगे, श्रिंक यानी वापस सिकुड़ जाएंगे, ग्रोज यानी फूल जाएंगे। तो इनका एरिया सूरज के साथ डिपेंड करता है। सूरज होगा तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सूरज नहीं होगा तो मिट जाएगा। It is electrically conducted region capable of reflecting radio signal back to earth. जो ये रेडियो, मोबाइल, टीवी, सेल्यूलर फोन, जो भी सिग्नल्स मिलते हैं अपने को, अपना कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा संचार का जो सिस्टम है, जो इंटरनेट चल रहा है, तो ये सारे आयनोस्फेयर में सिग्नल जाता है फिर वापस आता है। ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है और किसी एग्जाम में आ सकता है। तो आयनोस्फेयर में ही से ही सारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम एंड मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्ड इन दिस वे आर कॉल्ड आयन। इस तरह से जो एटम और मॉलिक्यूल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? आयन, ठीक है। और आयन के नाम पे ही यहाँ पे क्या है? आयनोस्फेयर में क्या है? आयन, तो इसका नाम क्या है? आयनोस्फेयर, ठीक है। आयनोस्फेयर में 3 अलग अलग लेयर है, एक है डी रीजन, एक ई और एक एफ। डी ई एफ 3 लेयर है, ठीक है। डी सबसे नीचे है, 60 से लेकर 90 किलोमीटर तक डी है, और ये रात में गायब हो जाती है। डी लेयर है वो रात को गायब हो जाती है, ठीक है, गायब। ई है वो 90 से लेकर 140 किलोमीटर तक है, इसको क्या बोलते हैं? हैवी साइड कैनली लेयर, ठीक है। और एफ रीजन है वो 140 से लेके पूरा ऊपर तक है, ठीक है। दिन के टाइम में एफ में F1 और F2 दो रीजन रहते हैं, ठीक है। और F1 और F2 को क्या बोलते हैं? एप्पलटन लेयर। ये अपने सिलेबस में इतनी चीज इन डेप्थ नहीं है, बट ये फैक्ट है, तो एग्जाम वाला पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये लिख लिए हैं, तो एक बार याद कर सकते हैं आप इनको।
फिर आ जाता है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर है 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक। 700 तक क्या है अपना? थर्मोस्फेयर। 700 से लेकर 10,000 तक एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इसके ऊपर आ जाती है सोलर विंड, फिर सूर्य की गर्म हवाएं चलती है। मॉलिक्यूल्स फाउंड हियर आर एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, वही हाइड्रोजन और हीलियम वही प्रेजेंट हो गए, और वो भी बहुत कम कंसंट्रेशन में। दिस लेयर डज नॉट बिहेव लाइक ए गैस, ये लेयर है ये गैस की तरह बिहेव भी नहीं करती है। ये या प्लाज्मा या अलग टाइप का फॉर्मेशन रहता है। यहाँ पे कोई वेदर नहीं है एग्जोस्फेयर, वेदर मेनली ट्रोपोस्फेयर में ही है, ठीक है। और ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आर सम टाइम सीन इन द लोवेस्ट पार्ट, एग्जोस्फेयर का नीचे वाला पार्ट। जैसा एग्जोस्फेयर 700 किलोमीटर से लेके 10,000 तक है, तो नीचे वाला यानी 750 या 800 किलोमीटर तक भी कई बार ऑरोरा दिख जाता है, क्योंकि ऑरोरा बनता है थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर 700 किलोमीटर तक है, तो कई बार ऑरोरा 800 तक भी दिख जाता है। मोस्ट अर्थ सैटेलाइट ऑर्बिट इन दिस लेयर, जो अधिकतर सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं वो एग्जोस्फेयर में घूमते हैं। अलग अलग टाइप के सैटेलाइट होते हैं, कई सैटेलाइट 20,000 किलोमीटर पे घूमते हैं, कई सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर, 36,000 मैक्सिमम रेंज होगी। वो होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो धरती से हमेशा एक ही जगह पे दिखते हैं, वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे घूमते हैं। अब एटमॉस्फेयर का क्या महत्व है, वायुमंडल क्यों जरूरी है? तो क्या करता है ये जो हार्मफुल रेडिएशन है, नुकसानदायक विकिरण से बचाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, धरती पे जो लाइफ है उसको शील्ड यानी कवच की तरह काम करता है, जो इनकमिंग यूवी रेडिएशन आ रहा है उससे बचाता है। प्लेनेट को गर्म रखता है, जो हमारा ग्रह है इसको गर्म रखता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो हमारा टेम्परेचर होगा -18 डिग्री, और एटमॉस्फेयर है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज है, तब हमारा टेम्परेचर है एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस में ही अधिकतम जीवन काम करता है। अब -18 होगा तो जीना मुश्किल ही हो जाएगा ना। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है? तो वेदर होता है शॉर्ट टर्म, जैसे कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन का जो मौसम है, या जो मौसम चेंज होता है इसको बोलते हैं वेदर। जैसे कि आज बारिश हो रही है, कल बारिश नहीं हुई, परसों हवा चलने लग गई। ऐसे ही अपने मानसून के टाइम पे 3 महीने बारिश ज़्यादा होती है, 3 महीने सर्दी पड़ती है, 4 महीने गर्मी पड़ती है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म में जो वेदर का एवरेज है, जैसे कि मान लो 30 साल तक का, जनरली 30 ईयर तक जो वेदर है उसका हम एवरेज लेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि भाई तो ये पर्टिकुलर जगह, जैसे जयपुर है, तो जयपुर में जैसे आज 28 नवंबर को बहुत सर्दी पड़ गई, आज टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री। कल मान लो गर्मी पड़ गई, कल टेम्परेचर क्या हो गया, 15 डिग्री हो गया। कल इतनी सर्दी नहीं पड़ी, तो एक दिन में बहुत चेंज है। पर अगर हम लॉन्ग टर्म में एवरेज लेंगे 30 साल तक का पिछले, तब हमें पता लग जाएगा कि सर्दियों में मान लो कि 1 डिग्री से नीचे तापमान नहीं गया है, गर्मियों में जयपुर का तापमान मान लो 50 डिग्री हो गया है, जयपुर में एवरेज मान लो 70 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो इस तरह से पूरा एक लंबे टर्म टाइम का एवरेज जो वेदर का रहता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट, और जो छोटे समय के लिए जो मौसम है उसको बोलते हैं वेदर। तो एटमॉस्फेयर में वेदर और क्लाइमेट यही रिलेटेड है। इसमें हम क्या गिनते हैं वेदर में, टेम्परेचर कितना है, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, रेनफॉल कितना है, विंड यानी हवा के स्पीड से बह रही है उसमें नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है। अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ये वही बात हो गई 15 डिग्री वाली। और वाटर साइकिल में भी एक रोल, जो जल चक्र है, कि भाई जल चक्र क्या है, समुद्र से पानी उड़ता है, जल वाष्प बनता है, वायुमंडल में आता है, वायुमंडल में कंडेंसेशन यानी संघनन की क्रिया होती है, जो वाष्प है वो वापस द्रव बनती है,
फिर वो बादल है वो वापस धरती पे बरस जाता है, धरती में बरस के वापस वो नदियों के थ्रू वापस समुद्र में चला जाता है। तो ये पूरा जल चक्र हो गया। तो इसमें एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो बादल ही नहीं होगा, तो ये जल चक्र पूरा नहीं होगा। इसी तरह बाकी के चक्र जो भी अ, जमीन जो एलिमेंट के चक्र है, जैसे ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो ये सारे साइकिल जो जीवन के लिए जरूरी है ये भी एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। अब एग्जाम के रिलेटेड ये फैक्ट, होमोस्फेयर, एटमॉस्फेयर को हम दो बड़े भागों में बांट सकते हैं, होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर यानी कि होमो यानी सेम, ठीक है, हेट्रो यानी अलग अलग। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर को? यूं समझो आपकी होमोस्फेयर में जो गैस का कंसेंट्रेशन है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उनमें 78% नाइट्रोजन रहेगी, 21% ऑक्सीजन रहेगी, ये वाला रेशियो फॉलो होगा। तो ये कहाँ तक इसको फॉलो होता है, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है और मीजोस्फेयर में होता है। यानी ट्रोपोस्फेयर प्लस स्ट्रेटोस्फेयर प्लस मीजोस्फेयर को क्या बोलेंगे हम, होमोस्फेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनका एक ही रेशियो में वो रह रही, एक ही अनुपात में वायुमंडल की गैसें मौजूद रहती है। 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, यानी जो पीछे हमने जो कामरान लाइन देखी थी, तो उसके बाद रेशियो गड़बड़ हो जाता है। ऊपर सिर्फ जो नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल वाले ऑक्सीजन ही रहती है, हाइड्रोजन रहता है, हीलियम रहता है। तो यहाँ पे कंपोजिशन चेंज हो गया, तो उसको बोलेंगे हेट्रोस्फेयर। तो 90 किलोमीटर से लेके पूरा 10,000 किलोमीटर तक हेट्रोस्फेयर हो गई। यानी कि थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर क्या है, हेट्रोस्फेयर का पार्ट है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर होमोस्फेयर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। ये है कि ट्रोपोस्फेयर है वो 80% पूरे एटमॉस्फेयर का जो भार है वो ट्रोपोस्फेयर में रहता है। मान लो कि पूरे एटमॉस्फेयर 100 किलो का है, ठीक है, तो उसका 80 किलो भार ट्रोपोस्फेयर में ही होगा, 20 किलो स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, यूं समझ लो। तो ट्रोपोस्फेयर कितना है, 12 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो पृथ्वी से सरफेस से लेके 12 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तब तक 80% मास उसका 12 किलोमीटर तक में ही है। 90% मास है 20 किलोमीटर तक, और 99% मास है 32 किलोमीटर तक। 32 किलोमीटर के ऊपर एयर बहुत थिन हो जाती है, ठीक है। तो जनरली कोई भी फ्लाइट है तो वो 30 किलोमीटर से ऊपर उड़ नहीं सकती। ओजोन लेयर कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। ये 15 से 25 या 35 तक मान सकते हो, 30 से 35, ठीक है। और 90% जो ओजोन है वो कहाँ रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन दो दो टाइप की होती है, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। एक अच्छी ओजोन होती है, एक होती है गंदी ओजोन। अच्छी ओजोन क्या करती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है वो अच्छी क्यों है, देखो जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो है अच्छी ओजोन। अच्छी क्यों है, क्योंकि वो हमें यूवी रेज से बचाती है, ठीक है। और जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन रहती है, 90% तो है स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि बची हुई 10% ओजोन रहती है वो रहती है ट्रोपोस्फेयर में। वो ओजोन क्या है, बैड ओजोन है, गंदी है। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ओजोन एक पॉल्यूटेंट है, एक प्रदूषक है। अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है तो वो प्रदूषण कर रही है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। और एवरेज अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैस ना हो तो कितना हो गया, -18 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस ग्रीन हाउस गैसों ने बढ़ा रखा है। पेरिस एग्रीमेंट में कितने की बात की रखी है कि 16.5 से कम रखना है। जनरली
2050 तक हमारा ये 1.5 डिग्री का टारगेट है, और इस सदी के एंड तक 2100 तक हमारा टारगेट है 2 डिग्री से कम रखना, यानी 17 डिग्री। 17 डिग्री से अगर ऊपर तापमान निकल गया धरती का तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ये देखिए नाइट्रोजन की पीपीएम में कितनी कंसंट्रेशन है, 7,80,000। ये क्वेश्चन आया था जीएसओ 2021 में। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये देखो 400 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये शायद 3-4 साल पुराना डेटा है। वाटर वेपर देखो, वाटर वेपर 10 से लेके 50,000 यानी कि 0.05 से लेके 5% तक रहती है अलग अलग जगह। जैसे समुद्र के ऊपर गर्मियों के टाइम में ये 5% के पास रहेगी, और वैसे ही अपने राजस्थान जैसे सूखे एरिया में ये 1% से कम रहती है। ठीक है, तो वाटर वेपर हमेशा वेरी करती है, ये कभी फिक्स नहीं रहती है। तो ये आप याद कर सकते हो 0 से 5% तक रहती है। रेजिडेंस टाइम, रेजिडेंस टाइम है कि कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में कितने टाइम तक रह सकती है। इसको लाइफ टाइम भी बोलते हैं। इज डिफाइंड एज, इसकी क्या परिभाषा है, अमाउंट ऑफ द केमिकल इन द एटमॉस्फेयर। कि जैसे ऑक्सीजन का रेजिडेंस टाइम, तो ऑक्सीजन कितना है उसकी अमाउंट कितनी है। जैसे ऑक्सीजन मान लो 100 किलो है, इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इसमें रेट एट विच केमिकल इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, किस दर पे वो केमिकल एटमॉस्फेयर से हट रहा है। मतलब कुछ रिएक्शन होगी, धीरे धीरे वो कम होगा। आज 100 किलो है, अब हमने इसको कांस्टेंट रख दिया, कुछ और ऐड नहीं हो रहा है, रोज का मान लो कि 2 किलो कम हो रहा है, तो 50 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसका क्या रेजिडेंस टाइम क्या हो गया, 50 दिन। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि वाटर का बहुत कम है, 10 दिन है। ठीक है, तो ये अलग अलग मतलब वेरी करता रहता है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, इसका कितना है, तो बहुत बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ऐसे जो इनर्ट गैस है, जो अक्रिय गैसें हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करती है, तो उनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब हीलियम या नियॉन किसी से रिएक्शन करेगी नहीं है, रोज की 1 ग्राम भी कम नहीं होगी, तो इनका अनंत है, इनफाइनाइट, यानी अनंत काल तक ये रहती है, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष तक ये रहेगी। जैसे नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, और इनर्ट गैस क्या है, आर्गन हो गया। तो क्रिप्टॉन, जीनॉन, उनकी भी अगर बहुत कम कंसंट्रेशन में तो उनका भी अनंत है। नाइट्रोजन भी बहुत कम रिएक्टिव है तो उसका भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसमें बेसिक जैसे भाई ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे 4 साल है, तो ये थोड़ा याद कर सकते हो इसको। अब हम पी वाई क्यूज करेंगे। ये जेएसओ 2023 में क्वेश्चन आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन फाउंड, कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन मिलता है। तो ये तो दिख ही रहा है आपको, स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है। ठीक है, ये जीएसओ 21 में क्वेश्चन आया है, व्हाट वुड हैव बीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज, कि एवरेज टेम्परेचर कितना होगा अर्थ का बिना ग्रीन हाउस गैसों के। तो कितना होगा, -18-19 जो मैं बता रहा हूं, तो ये आंसर हो जाएगा। ये जेएसओ 21 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इज इक्वली थिक अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि ट्रोपोस्फेयर है वो दुनिया के हर कोने में बराबर मोटा है। ट्रोपोस्फेयर जैसे अपन कितना बोल रहे हैं, 12 किलोमीटर, तो धरती के चारों तरफ हर तरफ ये 12 किलोमीटर है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर है, और पोल पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे इसकी मोटाई है 8 किलोमीटर। एवरेज ये है 12 किलोमीटर। तो अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखो 18 है, यहाँ पे 8 है, किसी जगह 12 होगा, 13 होगा, 8 से लेके 18 के बीच में वेरी कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में होती है नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, तो ये भी गलत हो गया। ट्रोपोस्फेयर इज थिनर एट द इक्वेटर देन द पोल, ट्रोपोस्फेयर पतला है इक्वेटर पे पोल की तुलना में, नहीं, उल्टा है। इक्वेटर पे ये मोटा है, 18 किलोमीटर है, पोल पे 8 किलोमीटर, तो ये अपना करेक्ट हो गया। ट्रोपोस्फेयर इज थिकर एट इक्वेटर देन द पोल।
ये जीएस 21 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट होल्ड अ प्लेनेट एटमॉस्फेयर क्लोज टू इट्स सरफेस, कि क्या चीज है जो किसी ग्रह का वायुमंडल है उसको उसकी सरफेस के पास पकड़ के रखती है। क्या पकड़ के रखती है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। किसी भी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण है वो उसके वायुमंडल को पकड़ के रखता है। अब रेडिएशन नहीं रखता है, मॉइस्चर नहीं रखता, मॉइस्चर यानी नमी, प्रेशर भी नहीं रखता है। ये जीएस 21 में एक और क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर, कि इनमें से सही क्रम क्या है ऑफ द प्रिंसिपल लेयर, यानी धरती की जो लेयर है, जो वायुमंडल की लेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे सही क्रम क्या, सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? तो सबसे ऊपर हमने पढ़ा है थर्मोस्फेयर, जो 4 मेन लेयर है उसमें थर्मोस्फेयर है। उसके नीचे आती है मेसोस्फेयर, उसके नीचे आती है स्ट्रेटोस्फेयर, सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, और यहाँ एक्सोस्फेयर दिया तो एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर है 700 से लेके 10,000 किलोमीटर। तो एक्सोस्फेयर से स्टार्ट होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये दो बचे, एक्सोस्फेयर बाद मेसोस्फेयर नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ये अपना सही आंसर है, एक्सोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर। अब इसमें देखो ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम। अभी कई लोग क्या करते हैं, सीधा देखा, अच्छा ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो अब अच्छा इसको कर लेते हैं, तो ऐसे गलत हो जाता है। ये मैंने ही गलत किया था एग्जाम में। ये जेई 2021 में क्वेश्चन आया था, द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वो स्टेबल क्यों है? तो उसका क्या रीजन है? सोलर एनर्जी बाई ओजोन लेयर। ओजोन जो सूर्य की ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करता है तो गर्म हो जाता है, इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो वो स्टेबल है। ये जेई 21 में क्वेश्चन आया है कि द रिसेंटली डिस्कवर्ड द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इतने मीटर, कि अभी डिस्कवर किया है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर, सी लेवल से, समुद्र लेवल से 8,848 मीटर, यानी लगभग हो गया 8.8 किलोमीटर। ठीक है, तो रफली इसको हमने मान लिया 9 किलोमीटर। ठीक, इफ एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट इज 6 केल्विन पर 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, कि लैप्स रेट कितनी है? 6 केल्विन। अब केल्विन और सेल्सियस बराबर होते हैं, कैसे? ये देखो कि क्या फॉर्मूला है केल्विन का, केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो केल्विन कितना होगा? 273। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो केल्विन कितना हो गया? 274। अब इसमें ऐड करते रहो। 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन कितने हो गए? 273 में 100 जोड़ दिए, कितने हो गए? 373, यानी 273 के बाद बराबर है। 6 केल्विन ऊपर जाने पे कम हो रहा है, यानी 6 सेल्सियस भी कम होगा। ठीक है, एंड मेंटेन टिल द टिप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, कि माउंट एवरेस्ट के टॉप तक इसी दर से कम हो रहा है, यानी कि पहले किलोमीटर पे भी 6 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, दूसरे किलोमीटर पे भी 6 कम हो रहा है, तीसरे पे भी 6 हो रहा है, ऐसे कंटिन्यू एक ही दर पे कम हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द मीन सी लेवल इज 25 डिग्री सेल्सियस, कि अर्थ की सरफेस, ये सी लेवल से बताया है, तो सरफेस टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एयर का टेम्परेचर माउंट एवरेस्ट के टॉप पे कितना होगा? ठीक है, तो सरफेस पे कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? लगभग 9 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना तापमान कम हो रहा है? 6 डिग्री। तो 9 किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना होगा? 9 इंटू 6 कितना हो गया? 54। 9 छके 54, तो 25 में से 54 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो ये जो माइनस में कैलकुलेशन रहती है तो उसमें क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। 54 में से 25 को माइनस करो, जो आंसर आए उसके आगे माइनस लगा लो। तो 14 में से 5 के क्या बचे? 9।
यहाँ 4 में से ये 4 हो गए ना, 4 में से 2 गए, पीछे क्या बचा 2, -29। ठीक है, -29 के आसपास का भाई। यहाँ पे हमने 9 किलोमीटर लिया है, जबकि एक्चुअल में ये 8.8 किलोमीटर था। तो 29 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो 29 से थोड़ा सा कम क्या है, 28। तो इसका आंसर क्या हो गया, 28। ठीक है, ये JE 21 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वेरीज सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम एंड प्लेस एट द एटमॉस्फेयर बाउंड्री लेवल, की कौन सी गैस है जो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा टाइम के साथ और जगह के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो ओजोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हर जगह 21% है, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड भी हर जगह 420 ppm एवरेज। वाटर वेपर है वो 0 से लेके 5% तक वेरी करती है। अब जैसलमेर में अलग होगी वाटर वेपर, उदयपुर में ज्यादा झीलें हैं तो वहां पे वाटर वेपर ज्यादा होगी। तो टाइम के साथ अब गर्मियों में पानी की जल वाष्प ज्यादा उड़ता है तो गर्मियों में वाटर वेपर ज्यादा होगी, बारिश के दिनों में, सर्दियों के दिनों में कम होगी क्योंकि इवापोरेशन कम हो रहा है। तो टाइम के साथ ओवर टाइम एंड प्लेस वाटर वेपर है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। ठीक है, ओके, कोई डाउट हो आपको तो बता दीजिए। और ये जो पीपीटी है, जो नोट्स है, मैं शेयर कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। किसी का क्या डाउट है? नोट्स पीडीएफ में दोगे या क्लास नोट्स बना, क्लास जो क्लास के नोट्स है वो भी आप बना लो, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो वो अच्छे से याद रहेंगे आपको। और पीडीएफ के नोट्स, ये जो पीपीटी है ये भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।